हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। एक बार से सेशन लाइव हो जाए, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत और देखते हैं कि आज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन कौन से ऐसी न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक सेक्शन को पढ़ेंगे, हर एक सेक्शन की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, कहां से क्या सवाल बन सकता है, कहां से कौन से वाले पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं, उन सारी चीजों को समझा जाएगा। ये पर्टिकुलर सेशन आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। शुभम, अगर इंजरी हुई है तो कुछ दिन सिर्फ कुछ दिन किसी दोस्त के नोट से या फिर नोट्स हम भी आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, आप वहां से एक दो दिन के लिए उसको कवर कर लो, उसके बाद में अपने नोट्स को खुद से ही फ्रेम करिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंटोनियो, इति, रानी, शुभम, शुभी, तेजस्वर, छोटा, रावण, पल्लवी, प्रशांत, बंगाली टीम, गणेश, आयुषी, मिष्टू। आज किसी का हैप्पी वल्लभ बर्थडे भी है। अले 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 अले, आज तो छोटा रावण का बर्थडे है। चलो, विश यू हैप्पी बर्थडे। वेल, आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बारी से क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मंडे से आपके लिए एक और चीज ऐड होने वाली है इसी पर्टिकुलर सेशन में। आखिरी के 5 से 10 मिनट में जो आप लोगों की हाई ऑन डिमांड है उसी को हम कवर करेंगे। क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। मैंने भी एक बार इसे शेयर कर दिया एंड जस्ट शेयर इट वंस, और सेशन को लाइक जरूर से कर दिया करिए। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे के साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑल राइट, चले फिर आगाज किया जाए। कॉपी पेन रेडी सबका? ऑल गुड टू गो? गुड टू गो। रिया, रीता, एमपी वाले भैया, अंजलि, वेरी गुड मॉर्निंग। धनंजय, नवजोत, ओमनी, कौन ये अपना नाम चेंज करो, हरे कृष्णा, गौरव, गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, ग्रैटिट्यूशन वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल फॉलिंग इन लव। देखो यार, एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, लाइफ में चैलेंजेस आप सबको पता है कि हमेशा ही आपको देखने को मिलते हैं, है ना। हर दिन हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक ना एक नया थॉट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ नए नए थॉट पढ़ लेने से हमारी लाइफ के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आ जाएगा। ये चीज हम आपको हमेशा कहते हैं। मेरे बोल देने से अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन आता है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, बट उसके बाद में आपका मोटिवेशन 0 लेवल पर चला जाता है। जो भी चीजें आप कर रहे हो, किसी भी चीज के पीछे अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हो तो उसे रिक्रिएट करने की कोशिश किया करिए। रिक्रिएट का मतलब क्या है? आपने आज पढ़ा, आपने रिवीजन किया, आपने उस पर्टिकुलर बुक को या उस कॉपी को बंद कर दिया, बट उसे एक बार फिर से जब तक आप रिवीजन नहीं दोगे तब तक यहाँ पे इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। तो सिंपली हर एक चीज को अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है, सो दैट हर एक चीज आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है, चलो अच्छा, तो आगाज किया जाए यहाँ से। ऑल गुड टू गो? आशीष, सौम्या, रानी, सुजीत, प्रेम, बसंता, पुष्पेंद्र, टाइम आउट, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रफुल्ल, रानी, एलन, गुड मॉर्निंग। रत्नाम जरी, मलिक, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, तो यहाँ से करेंगे शुरुआत। सबसे पहली चीज कि आपका अरिहंत की बुक की जो जीके का सेक्शन चल रहा है वो आपका 11:30 बजे होता है, और शाम को 4 बजे का जो आपका क्लास होता है वहां पर हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं फॉर द एसएससी। ये प्रीवियस ईयर क्लास की जो मैराथन है इसको कंडक्ट अब किया जाएगा। 18 को थी एक, तो अब ये होगा सैटरडे और संडे को। ठीक है, तो टाइमिंग्स आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज के साथ में। और पहली न्यूज किसके ऊपर? आजकल एक तो इतने सर्वे आ रहे हैं, ये नहीं कि एक बार में सारे सर्वे निकाल ले और हम एक बार में सारे सर्वे पढ़ा दें, है ना। चलो बात करेंगे यहाँ पर, सुनिएगा। हो गया भाई, गुड मॉर्निंग हो गया। चलो, रिंकी, अनुष्का, अमित, प्रज्ञा, नंदिनी, गुंजन, वेरी गुड मॉर्निंग। हर्षित, हराशित, मौसमी, मिष्टू, वेरी गुड मॉर्निंग। राजवंशी, बेंगल बाबू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए जरा बात करेंगे यहाँ पर इस न्यूज के बारे में। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है, यानी कि प्रदूषण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर इंडिया को भी फोकस किया गया है और इंडिया के साथ ही साथ में वर्ल्ड को भी फोकस किया गया है। और यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आया है वो कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वो पोल्यूशन कौन सा है? एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए सवाल आपके सामने आता हुआ, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है पोल्यूशन एंड हेल्थ रिपोर्ट जो है
इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। सबसे पहली चीज, वर्ल्ड बैंक तो इसको जारी करेगा नहीं, क्योंकि जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? ये एक इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, और ये ध्यान रखिएगा इसको ब्रिटेन वुड्स डेवलपमेंट या फिर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन अब इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट क्या हो जाएगी? ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। अगला लिखा हुआ है नीति आयोग। अब नीति आयोग तो आप जानते ही जानते हो, एजुकेशन इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, या फिर आपका एनर्जी इंडेक्स है, या अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और इंडेक्स आ जाएगा, वो है एसडीजी इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग करता है। हाँ भाई, कहाँ रह गए? नन ऑफ दी अबव, नन के साथ में जा रहे हो? सुष्मिता, आशीष, अकाउंटेंट, ओके। इसका करेक्ट आंसर होगा द लैंडसेट प्लैनेटरी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आइए जरा इस पूरी रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि 2019 के डेटा के हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर करीबन 9 मिलियन लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, और ये जो डेथ हुई है ये किसकी वजह से हुई है? एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। तो आपसे सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन से टाइप का पोल्यूशन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा डेथ रेट देखने को मिलता है? तो आप बोलोगे दिस इज एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम क्या है? पोल्यूशन एंड हेल्थ। रिपोर्ट का नाम क्या है? पोल्यूशन एंड हेल्थ। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? लैंसेट के द्वारा इसको यहाँ पर जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट के अंदर पहले जो बातें की गई हैं वो इंडिया के बारे में की गई हैं। तो पहले हम इंडिया के बारे में आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 16.7 लाख, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 16.7 लाख ये डेथ रेट है। और ये डेथ कहां पर हुई है? इंडिया के अंदर आपको इतनी डेथ देखने को मिलेगी। और इतनी डेथ किसकी वजह से हुई है? एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। ओके फाइन, एयर पोल्यूशन की वजह से क्यों हुई है? आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप लोग पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि लेड का इस्तेमाल ना करें, इस तरीके से लिखा होता है ना। तो ये जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लेड। इसका रीजन क्या है? लेड। कि हवा में, वायुमंडल में जो लेड है इसका कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो डेटा दिया गया है ये डेटा है 2019 का, और किसके साथ में कंपेयर करके बताया गया है? 2015 के डेटा के साथ में इसको कंपेयर करके बताया गया है। यानी कि 15 से लेके 19 तक का जो डेटा है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। ये तो बात हो गई इंडिया की। व्हाट अबाउट द ग्लोबल लेवल, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, अब जरा वो समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर 17.8% जो डेथ होती है ये डेथ किसकी वजह से होती है? एयर पोल्यूशन की वजह से ये डेथ आपको देखने को मिलेगी। और इसका भी जो रीजन है वो यहाँ पर सेम बताया गया है, और वो रीजन यहाँ पर क्या है? लेड पोल्यूशन। सेम रीजन है, दैट इज लेड पोल्यूशन। अब यहाँ पे ये तो बातें चलो समझ में आ गई कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, किसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपने सुना होगा PM 2.5, और आपके पेपर के अंदर पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM। आपके पेपर में पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM। ये क्या होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। ये छोटे छोटे से आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे जो कि क्या करते हैं? हवा में घुल जाते हैं, और घुलने के बाद में जब हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो वो क्या चले जाते हैं? हमारे ब्रीदिंग के अंदर चले जाते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये 2.5 वाले, इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में 17.8% में से 9.8% जो डेथ हुई है वो पार्टिकुलेट मैटर की वजह से हुई है। वो किसकी वजह से हुई है? पार्टिकुलेट मैटर की वजह से देखने को मिली। अब ये तो तुम्हारा एक सिनेरियो हो गया कि हाँ ये सारी बातें हमें समझ में आई। लेकिन अब यहाँ पे गजब का पॉइंट सुनो क्या है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इंडिया में जो इंडो गैंगटिक वाला एरिया है, इंडो गैंगटिक वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो आपको कहाँ मिलता है? दिल्ली के अंदर मिलता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यूपी के अंदर आपको मिलेगा, राइट।
तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडो गैंगटिक वाला जो एरिया है वहां पे आपको सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। अच्छा, इस चीज को कर्ब करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी तो सरकार ने फिर कुछ ना कुछ पहले से किया होगा ना। तो सरकार ने यहाँ पे काफी सारी स्कीम्स को चला के रखा हुआ है, ठीक है लुइस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे काफी सारी स्कीम्स को चलाया हुआ है, जिसमें से सबसे पहली जो स्कीम है, कायदे से लिखना अब यहाँ से, नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है यहाँ पे, एयर प्रोग्राम लिखो यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा और ये शुरू किया गया था कब, 2019 में। 2019 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था, यानी इसको लागू किसने किया था, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लागू किया गया था। यानी कि हमारे यहाँ पे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र यादव जी। कौन है, भूपेंद्र यादव जी प्रेजेंट टाइम पे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। अगला पॉइंट, हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं, काफी सारे ऑलरेडी यहाँ पे एक्ट भी बने हुए हैं, जिसके अंदर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या पूछा जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये हमारी कंट्री के अंदर कब लागू किया गया है, तो इसको लागू किया गया है 1986 में। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा राइट टू क्लीन एयर। ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर एक अधिकार के रूप में देखा जाता है, यानी कि राइट टू क्लीन एयर जो है ये एक क्या है, मौलिक अधिकार है और ये हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया है, तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये दिया हुआ है। इसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क मारिएगा क्योंकि इस पूरे आर्टिकल के अंदर ही ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप देखो तो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया में ये पर्टिकुलर जो लाइन है जो आप देख रहे हो कि एनवायरमेंट जो है वो भी हेल्दी होना चाहिए, ये भी कौन से आर्टिकल में है, ये भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही लिखा हुआ है। अब यहीं पर आता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको कब बनाया गया था, बस एक यही है जिसकी तारीख आसानी से याद हो जाती है, दैट इज 18 अक्टूबर 2010 को इसको बनाया गया। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिख के बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है, प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है। अगला सुनिएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। अगला क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये बायोडाइवर्सिटी डे कब होने वाला है, 22 मई को हम लोग इस दिन को मनाएंगे और इसका जो एक्ट है ये कब आता है, 2002 में आपको ये एक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी आपको याद होगा, कहाँ रह गए, नाम नहीं आया, वेटिंग फॉर द नेम, आदर्श गोयल। क्या नाम है, आदर्श गोयल इज द करेक्ट आंसर। अगला सुनिएगा, अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि ये जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, इसके लिए COP 15 का आयोजन किया गया। कहां पर हुआ, अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया गया। और आपको पता है इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में मालूम है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि ये जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो कंट्री कौन सा है, ठीक है। ये तो बेचारे बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, कहां कहां नहीं हो रहे हैं। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला जो आपके लिए पॉइंट बनेगा वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसको कब साइन करके लागू किया गया, तो इसको 1997 में लागू किया गया। अगला पॉइंट बनेगा वियना कन्वेंशन। अगला पॉइंट क्या है, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है ये किसके लिए काम करता है, ये ओजोन की परत को सेव करने के लिए काम करता है और इसको साइन कब किया गया था, तो ये साइन होता है 1985 के समय पर। अगर आपसे पूछा जाता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, अगर आपसे पूछा गया एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ये कब बनाया जाता है, तो 1981 में इसको बनाया जाता है। तो जितने मैंने आपको यहाँ पे एक्ट बताए हैं, एक एक एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी वाली न्यूज की तरफ आते हैं। बस खुश हो गए। दूसरी वाली न्यूज यहाँ पे जुड़ी हुई है किसके साथ में, अमित शाह जी के साथ में। आइए जरा बात करते हैं।
सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है ये कौन से शहर में लॉन्च की गई है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ नजर आ रहा है गोरखपुर। गोरखपुर आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो टेराकोटा है यानी कि यूपी के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कानपुर के बारे में। कानपुर के अंदर लेदर का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है और आईआईटी कानपुर ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी हाल ही में काम करना शुरू किया है। इवन कानपुर के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इन्होंने गुजरात के साथ में वाइंड अप किया हुआ है और गुजरात के साथ ही ये अपने प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। मथुरा के अंदर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। ठीक है, मथुरा के अंदर अगर आपने देखा हो तो एक नई कंट्रोवर्सी वहां से देखने को मिल रही, एक्चुअल में है तो पुरानी बट फिर से वो न्यूज में आ गई है। वहां पर मंदिर और मस्जिद वही सेम चीज है, तो ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा काशी विश्वनाथ वाला जो पूरा ये चल रहा है इसके ऊपर सुनवाई जो है वो 20 तारीख तक के लिए रोक दी गई है। आज शाम को 8 बजे हम इसके ऊपर आपको एक छोटा सा सेशन देंगे, जरूर से उसको देखिएगा, आपको काफी सारे फैक्ट वहां पे जानने को मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैदराबाद इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलो अच्छा, अब बात करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। सुनिएगा, ये जो यहाँ पर एक लैब लॉन्च की गई है, कहाँ पे लॉन्च हुई है? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है और ये किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की ये कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको रूल कौन करता था? तो निजाम्स के द्वारा इसको रूल किया जाता था और ऑपरेशन पोलो के बाद में इसको भारत के साथ में मिलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ से है कि जो हैदराबाद है इसे हम ट्री सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और साथ ही साथ में इसे हम वैक्सीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ट्री सिटी ये इंडिया का दूसरा ट्री सिटी है। तो पहला कौन है? पहला जो ट्री सिटी है वो क्या हो जाएगा? मुंबई है। और ये क्या है? दूसरा ट्री सिटी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो आपको डीआरडीओ का एक ऐसा सेंटर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, डीआरडीओ का वो सेंटर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी आपको हैदराबाद में मिलेगा। बायोटेक ये जो आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर भारत बायोटेक जो है वो कहाँ मिलेगा? ये भी आपको हैदराबाद के अंदर ही मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जरा बात करते हैं इस साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेबोरेटरी की यहाँ पे बात हो रही है ये क्या करेगा? ये साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब क्राइम वगैरह होता है तो डीएनए टेस्ट होता है, कभी किसी के बाल का, कभी किसी के सलाइवा का, इस तरीके से क्या होता है, जांच वगैरह की जाती है। अब क्या है, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये सेंटर लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए काम करेगा? सबसे पहले विमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा, जो छोटे बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर लैब एस्टैब्लिश की गई है ये काम करेगी। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए अभी वाइल्ड लाइफ के लिए एक डीएनए सेंटर खोला गया है, आप बस मुझे लिख के ये बताओ कि ये कहां पर ओपन किया गया है। वाइल्ड लाइफ के लिए अभी हाल ही में एक डीएनए सेंटर खोला गया है, कहां पर इसको ओपन किया गया है? इस पूरे के पूरे ये जो पूरा आप देख रहे हो साइबर क्राइम है, लेकिन अगर यहाँ पे ड्रग कंट्रोल पूछा जाता तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्रग कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बना हुआ है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बना हुआ है और ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये भी आपको होम अफेयर मिनिस्टर के अंडर में ही देखने को मिलता है। होम अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास में है? अमित शाह जी के पास में है। इसी के साथ में जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है वो भी आपको इनके पास में ही देखने को मिलेगी। समझ गए? महाराष्ट्र मुंबई नहीं है, नागपुर है। मुंबई नहीं है, नागपुर इसका करेक्ट आंसर बनेगा जहां पे इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अगर आपसे पूछा जाता है तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है 26 जून को। कब होता है? 26 जून को। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि अभी कल ही मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। क्या बताया था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसकी थीम आ गई है। कई बार क्या होता है ना कि डे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है, थीम 1 या 2 दिन बाद आती है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है
ये सेलिब्रेट किया गया कब यहाँ पर, अभी तो यह कल ही बताया था, 18 मई को इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसकी जो थीम है वो थीम भी आ गई है, द पावर ऑफ म्यूजियम। क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम। ये इस बार की थीम को रखा गया है। तो जहां पे आपने ये वाला पॉइंट लिखा होगा वहीं पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मुझे फटाफट से आंसर करके बताइएगा। स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर अभी हाल ही में इसको कहां पर खोला गया है? गुजरात के अंदर ये ओपन हुआ है। इसी के साथ में लोकपाल के लिए भी जो एक सेंटर है ये रिसेंटली ओपन किया गया। कहां पर? दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में इसको ओपन किया गया। योगा सेंटर कहां पे स्टैब्लिश किया गया? तो ये भी आपको हैदराबाद के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये कहां स्टैब्लिश किया गया है, तो ये भी आपको यहीं पर मिलेगा। अगला बैम्बू सेंटर ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो पहला तो देखो आसाम के अंदर है और इसी के साथ ही साथ में त्रिपुरा के अंदर भी इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। त्रिपुरा के नए सीएम जिनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है मानिक शाह, ये नाम आपसे पूछा जाना चाहिए, वैसे तो पेपर में आएगा ही आएगा बट फिर भी याद रखिएगा। अगला सवाल 5G टेस्ट बैंड। अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था 5G स्पेक्ट्रम के बारे में और साथ ही साथ में मैंने कहा था कि इंडिया जो है वो 5G के फील्ड में अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, राइट। तो ये कौन सी IIT या कौन से IIM के साथ में लॉन्च किया गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइएगा, ठीक है। इसको टेस्ट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी टेस्टिंग की लॉन्चिंग की गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कौन सी IIT थी या कौन सा IIM था, ठीक है। एनी टॉकिंग करेक्ट है, फटाक से इसका आंसर करो। IIT मद्रास, चलो ठीक है, IIT मद्रास ने यहाँ पर इसको टेस्ट किया था। अगला लिखा हुआ है WHO एक्सीलेंस सेंटर, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये मेडिकल सर्विसेज के लिए खोला जाएगा और इसका शुभारंभ जो है वो भी गुजरात के अंदर ही किया जाएगा। कब अनाउंसमेंट होता है? 7 अप्रैल को अनाउंसमेंट किया जाता है क्योंकि ये होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। अगला सवाल सिंधु यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जाएगी? तो ये लद्दाख के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी। लद्दाख में भी जो लेह वाला एरिया है वहां पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। एक पॉलिसी है जिसके टाइम पीरियड को इंक्रीज किया गया। देखो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आजकल आप देख रहे हो जिनका टारगेट कुछ था लेकिन उनके टारगेट को इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि मैम अब नहीं कहेंगे कि मैम को लद्दाख जाना है। नहीं जाना है यार, अभी क्या बात कर रहे हो, अभी तो लेह घूमा है, अभी तो कारगिल घूमना बाकी है। लेकिन अभी नहीं, अब आपके एग्जाम्स होने के बाद में, कल से नहीं मंडे से आपके इसी पर्टिकुलर सेशन के साथ साथ में आखिरी में आपका जो प्रीवियस ईयर जो आप लोग इतने टाइम से बोल रहे हो जनवरी टू अप्रैल मैंने पढ़ा दिया है, बट आई डोंट नो कि आपने क्यों मिस कर दिया। उसके बेसिस पे रेगुलर 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरीके से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। क्या है? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। बताइएगा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल इसको कब बनाया गया था, यानी कि इसको स्टैब्लिश या फिर इसकी शुरुआत कब की गई? आंसर करके बताइए, इसकी शुरुआत कब की गई? ओके हाँ बच्चा, मुंबई सेकेंड है, मिश्रू मुंबई सेकेंड है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2018 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पहली बार नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है 2018 में और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक के लिए। अब आप कहेंगे कि मैम इसका मतलब क्या है? चलिए जरा इसके मतलब को समझते हैं। देखिए बायोफ्यूल का मतलब क्या हो गया? बायो और फ्यूल, यानी कि ऐसा फ्यूल हमको बनाना है जो कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करे, उसे हम क्या कह देंगे? सीधे शब्दों में हम उसे बायोफ्यूल कह देंगे। तो ये जो बायोफ्यूल बनाया जाता है ना, ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप का होता है। तो पहले हम जरा समझेंगे फ्यूल के बारे में और फिर इसकी आगे की कहानी को समझेंगे। देखिए कैबिनेट ने यहाँ पर क्या बोला है? कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस पॉलिसी को एक्सटेंड करने का और ये पॉलिसी एक्सटेंड हो गई है 2025-2026 तक के लिए। बायोफ्यूल पॉलिसी को पहली बार लॉन्च कब किया गया था? 2018 में इसको पहली बार लॉन्च किया जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, यानी कि इसके अंदर हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने अभी हाल ही में
एक सेंटर लॉन्च किया है जहां पे इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा और किसकी सहायता से, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी सहायता से। और इसको कहां पर ओपन किया गया, पहला तो बिहार के अंदर लॉन्च किया गया, उसके बाद में बायोफ्यूल को ही बनाने के लिए अभी हाल ही में एक और स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र। इन्होंने बोला कि जो वेस्ट फूड होता है जैसे कि होटल्स में, हॉस्टल्स में, उससे भी हम क्या करेंगे, बायोफ्यूल बनाएंगे। तो बायोफ्यूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए 2030 का भारत का टारगेट पहले से रखा हुआ था, लेकिन बायोफ्यूल हम ज्यादा बना नहीं पा रहे थे। तो अब बोला गया कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने कहा हुआ है कि हमारा एनर्जी एफिशिएंसी का जो टारगेट है वो टारगेट कितना है, 2047 है। यानी कि हम आत्मनिर्भर तो बनना चाहते हैं, लेकिन कब तक, 2047 तक। लेकिन जब बायोफ्यूल प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। तो इसीलिए बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम, और अब इसको 2025-26 तक बढ़ाया गया है ताकि 20% ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा, 20% ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो सके। और ये क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जब भी हम फ्यूल्स की बात करते हैं, जब भी हम फ्यूल्स की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्यूल होता है ना, तो ये फ्यूल यहाँ पे क्रॉप से भी बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा कैसे होता होगा, चलो जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिएगा, जो ये बायोफ्यूल होता है ना, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेपर के अंदर यही लाइन पूछी जाएगी, पेपर में यही लाइन आपसे पूछी जाएगी कि कौन सा मंत्रालय है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो यहाँ पे क्या करेगी, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए काम करती है। अब ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये अलग अलग जेनरेशन के होते हैं। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट जेनरेशन बायोफ्यूल, तो ये जो फर्स्ट जेनरेशन का बायोफ्यूल होता है ये किससे बनाया जाता है, खाने पीने की चीजों से। किससे बनाया जाता है, खाने पीने की चीजों से। दूसरा, जो सेकेंड जेनरेशन का बायोफ्यूल होता है, इसको जब बनाया जाता है तो इसको बनाने के लिए नॉन फूड, यानी कि वो चीजें जिनका इस्तेमाल हम खाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी फल आपने खाया, फल के ऊपर की जो स्किन होती है वेस्ट हो गया, ऑरेंज है ऊपर की कवरिंग हटाई वेस्ट हो गया, लीची है ऊपर की कवरिंग हटाई वेस्ट हो गया। तो ये जो वेस्ट है उससे हम क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो होता है ब्यूटेनॉल से। थर्ड जनरेशन की बात करोगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल से। और चौथा यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इसी के ऊपर फोकस करने जा रही है। फ्यूल तो बनेगा लेकिन किससे बनेगा, क्रॉप से। यानी कि ये कौन सा है, फोर्थ जनरेशन है। गवर्नमेंट अब इसी के ऊपर फोकस करेगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी बायोफ्यूल यहाँ पर जो स्कीम थी इसको यहाँ पे बढ़ाया गया है ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा लेकिन उससे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा। चलो अब आप मुझे फटाफट से लिख के यहाँ पे बताना शुरू करो। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या, टीबी यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको खत्म करने के लिए इंडिया का अपना टारगेट कितना है, तो 2025 यहाँ पे टारगेट रखा गया है। मलेरिया को खत्म करने के लिए इंडिया ने टारगेट कितना रखा है, 2030 का टारगेट रखा है। इथेनॉल को वेस्ट मटेरियल से बनाने के लिए अभी हाल ही में जो सेंटर लॉन्च किया गया वो बिहार के अंदर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, किसके पास में है, भूपेंद्र यादव जी के पास में आपको ये मिलेगी। और अभी हाल ही में इन्होंने 52 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसको नोटिफाई कर दिया है, यानी कि उसको मान्यता दे दी है। और ये कौन सा वाला है, कौन सा हो जाएगा, विषधौरी, राजस्थान के अंदर। अगला 500 गीगावाट तक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भारत सरकार का टारगेट कितना है, तो वो हो जाएगा 2030। और ये किससे है, सोलर पावर से। किससे है, सोलर पावर से। इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी काम कर रहा है वो है आंध्र प्रदेश का। और इंडिया का जो सबसे बड़ा बनके तैयार होने वाला है वो हो जाएगा फिर तेलंगाना का। और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनके तैयार होगा वो हो जाएगा राजस्थान का। 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, 3 अलग अलग यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सुनिएगा, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया कब तक हो जाएगा, 2047 तक।
जीरो कार्बन यानी कि कार्बन न्यूट्रल इंडिया कब तक हो जाएगा, तो 2070 तक इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए? इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। चलो चौथी न्यूज पर आ जाओ। ये लो एक और यहाँ पे रैंकिंग आती हुई, ये है व्हीकल्स के बारे में। अच्छा सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हारी फेवरेट वाली कार कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक ये न्यूज हम आपको समझाते हैं ये न्यूज क्या है। देखिए इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत सारे कार्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा जापान है, रशिया है, यूएसए है, चाइना है, हर कंट्री के अंदर जो कार वगैरह है या जो व्हीकल्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसने रिलीज की है? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी कंस्ट्रक्टर ऑटोमोबाइल्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं या फिर सबसे बड़ा जो व्हीकल का मार्केट है वो आपको कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। मतलब हंसते हंसते गिर जाओगे जब तुम इसका आंसर सुनोगे। एक तो वैसा ही परेशान है, ऊपर से यहाँ पे इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना नंबर 1 पे है। 2020 के बाद में से चाइना का प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आप सभी को पता है कि चाइना में कोविड के केसेस बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते कम होते हैं, जिसकी वजह से बार बार लॉकडाउन जैसी सिचुएशन यहाँ पर आती है। बट इस रिपोर्ट के हिसाब से जो सबसे बड़ा एक मार्केट है किसका? व्हीकल्स का, चाहे वो 2 व्हील हो, चाहे वो 3 व्हील्स हो, चाहे वो 4 व्हील्स हो, एनी टाइप ऑफ व्हील या फिर एनी टाइप ऑफ क्या आपके जितने भी यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? चाइना। तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे जो कंट्री आ रही है वो कौन सी है? चाइना है। ओहो चलो अच्छा अब बात करते हैं। तो अब तो चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। ये जो रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है वो आपको नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। अगर आप नंबर 2 की यहाँ पे बात करें तो यूएसए आपको नंबर 2 पे मिलेगा, जापान नंबर 3 पे है और इंडिया नंबर 4 पे है एंड नंबर 5 पे आपको जर्मनी देखने को मिलता है। इसके हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर जो व्हीकल्स की मार्केट है उस मार्केट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी हो गई है? 4th नंबर पे है। इंडिया की रैंकिंग किस पे है? 4th नंबर पे है। इंडिया ने कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ा है? तो इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़ा है। छोटी मोटी बात नहीं है जर्मनी को पीछे छोड़ पाना। जर्मनी की भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे डिफरेंट कार्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये जो डेटा आप देख रहे हो ये डेटा 2021 का डेटा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड होने के बावजूद इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद नहीं किया और इंडिया धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती चली गई, जिसकी वजह से जर्मनी जो है वो इंडिया से पीछे हो गया। ये तो बात है यहाँ पे इसके बारे में। अगर हम पिछले के हिसाब से अभी की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में 26% ग्रोथ हुई है। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में? व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना परसेंटेज? 26% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये तो बात हो गई 2021 की। अब इन्होंने एक और डेटा बताया है। इन्होंने कहा है कि 2025 आते आते ये जो तुमको सिनेरियो दिख रहा है ये सिनेरियो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना, यूएसए, इंडिया और जापान। इनका कहना ये है कि 2025 आते आते इंडिया जो है वो जापान को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जापान के यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा स्लो डाउन आया है। जैसे तैसे बेचारों ने टोक्यो ओलंपिक्स को निपटाया है। रीजन बीइंग वहां पर रिसेशन वाली सिचुएशन आ गई थी कोविड की वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2025 आते आते आपको ये जो सिनेरियो देखने को मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगा। अच्छा अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था हरियाणा के बारे में कि हरियाणा ने एक योजना लॉन्च की है, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन योजना। ये इसलिए लॉन्च की गई थी कि जो सैंड वाले एरियाज हैं वहां पे सिर्फ वही व्हीकल्स जाएंगे जिनको क्या किया जाता है? रजिस्टर किया जाता है। फिर मैंने आपको एक और न्यूज बताई थी इसी के साथ में जुड़ी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ला डे ये सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? एलन मस्क के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसका आयोजन कब होगा? 19 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ से बताया था, कुछ दिन पहले की बात है, टोयोटा के बारे में। टोयोटा जो कंपनी है ये जापान की कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक हाइड्रोजन कार को लॉन्च किया था। कॉमेंट बॉक्स के अंदर उस कार का नाम लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स के अंदर उस कार का नाम लिख के बताओ।
ऑल्टो खरीदोगे? अरे यार तुम लोग भी ना। चलो बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कार का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट से लिखो। एग्जैक्टली जापान में अगर आप देखोगे तो आपको नगोया नाम की जगह देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं डेट्रॉइट ऑफ जापान। और अगर आप यूएसए के अंदर देखोगे, जहां पे सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस जगह का नाम क्या है? डेट्रॉइट है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो व्हीकल्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जहां पर होता है तो वो चेन्नई के अंदर होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपको चेन्नई के अंदर मिलेगी। कहाँ रह गए? चलो बता लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा यहाँ पे बात करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। और सबसे पहली जो रिपोर्ट आपके सामने है ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 180 देशों में से रैंकिंग की गई। इंडिया की रैंकिंग 150 थी। नंबर 1 पे कौन था? नॉर्वे। लास्ट में कौन था? नॉर्थ कोरिया था। अगला सुनिएगा, इम्पैक्ट ऑफ रैंकिंग, यानी कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर की गई थी, जिसमें अगर आप देखोगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 पे था, यूएसए नंबर 2 पे था, कनाडा नंबर 3 पे था, और नंबर 4 पे कौन मिलेगा आपको? इंडिया नंबर 4 पे देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट के हिसाब से। ये टाइम्स की रिपोर्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है, ठीक है? ये सिर्फ टाइम्स नहीं है, टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट है। अगला सुनिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक डेटा रिलीज किया था, और ये जो डेटा रिलीज किया गया था ये था किसके बारे में? स्टेट एनर्जी के बारे में, यानी कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे था और केरला नंबर 2 पे आपको देखने को मिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है छोटे राज्यों में, ये तो बड़े राज्य हो गए, अगर आपसे स्मॉल स्टेट्स का डेटा पूछा जाएगा तो स्मॉल स्टेट में जो इसका डेटा है वो चेंज हो जाता है। नंबर 1 पे गोवा मिलेगा, नंबर 2 पे त्रिपुरा हो जाएगा, नंबर 3 पे अगर आप देखोगे तो आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपके स्मॉल स्टेट्स हैं और ये आपके लार्जर स्टेट्स हैं, ठीक है? चलो भैया समिट के लिए तैयार हो जाओ, एक और समिट होने वाली है, 24 मई को इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया कह रहा था कि रुक जाओ, थम जाओ, कुछ समय बात करेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मीटिंग तो होके रहेगी। तो आइए जरा बात करेंगे। अच्छा एक काम कर लिया करो यार, सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है? क्योंकि एक यही मोटिवेशन होता है किसी भी एजुकेटर के लिए। चलो, क्वाड की बैठक होने वाली है और ये सवाल तुम्हारे पेपर में छपने वाला है। आओ जरा बात करेंगे इसके बारे में। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम क्वाड की बात कर रहे हैं तो क्वाड की जो बैठक होगी ये 4th एडिशन है, जिसका आयोजन किया जाएगा 24 मई को। कहां पर इसका आयोजन होगा? तो टोक्यो के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। टोक्यो कहाँ है? जापान के अंदर है। कौन से आइलैंड के ऊपर है? तो हॉन्शू आइलैंड के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। कौन सा वाला ओशियन आपको वहां पे मिलेगा? तो पैसिफिक ओशियन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई टोक्यो के बारे में। अब क्वाड के अंदर टोटल कितने आपको राज्य देखने, कितने आपको कंट्रीज देखने को मिलते हैं? 4 कंट्रीज। कितने? 4 कंट्रीज। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए और चौथा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? जापान, ठीक है? चौथा कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ये 4 कंट्रीज यहाँ पे आपको एज अ मेंबर देखने को मिलती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वाड आप बार बार सुन रहे हो ना, क्वाड जो है ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है। और इसको चाइना क्या कहता है? इसको चाइना कहता है मिनी नाटो या फिर एशिया नाटो के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखिए, एक समय की बात है 2007 की। कब की बात है? 2007 की। 2007 में बोला गया कि भैया हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं जिसके अंदर हम 4 के 4 देश होंगे जो एक साथ में जुड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। और काम कौन से सेक्टर में करेंगे? तो इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है वहां पर हम चीजों को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। लेकिन 2007 में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया, बोला कि ना हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। 2017 आया, शिंजो आबे। कौन? शिंजो आबे, जिनको अभी हाल ही में पद्म अवार्ड भी दिया गया था। शिंजो आबे जी जो कि सबसे लंबे समय तक पीएम के रूप में काम कर चुके हैं जापान में, इनका फिर एक बार फिर से ये आइडिया आता है। इन्होंने कहा कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा। पूछा गया काय को काम करना पड़ेगा, बस ये बता दो। तो इन्होंने बोला हमें चाइना को काउंटर करने के लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि चाइना जो है वो
पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, इन दोनों में अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अब हम चारों देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये चारों के चारों देश क्या हो गए, आपस में मिल गए। अभी कुछ दिन पहले क्वाड की 4th नंबर की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन किया गया था वो मेलबर्न में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अब की बार मई में कहां पर होगा, टोक्यो के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें क्या क्या डिस्कशन होगा, भाई पुरानी बातें, रशिया यूक्रेन, कोरोना वायरस और 5G टेक्नोलॉजी, यही सेम टॉपिक रहेंगे। टॉपिक नहीं बदले, कहो थैंक यू सो मच कि मैम आपने टॉपिक नहीं बदले, है ना, टॉपिक बच्चा यही रहेंगे, ये तीनों के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, अब क्वाड के देशों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज। और ये मालाबार एक्सरसाइज जो है ये इन सभी कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है। वैसे तो यहाँ पे अब और कुछ है नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी याद रखना कि ये जो पूरा एक संगठन है उसका एक बैठक का आयोजन होगा। छोटा सा सवाल, इस बार की जो ब्रिक्स है, इस बार की जो ब्रिक्स चल रही है 2022 की, इसका आयोजन कौन सी कंट्री कर रही है, इसका आयोजन कौन सी कंट्री कर रही है, जल्दी से आंसर लिख के बताओ। चलो अगली न्यूज की तरफ चलेंगे। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुझे बस इसका आंसर करके बताओ। इसमें सना मरीन भी होनी चाहिए थी यार भैया। चाइना के अंदर होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सुनिएगा, कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है। अब यहाँ पर एक नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं और ये जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं ये कमेटी के रूप में काम करने वाले हैं और ये कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। चलिए जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं, सुनिएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर किसको चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरेश भाई कोटक जी को अपॉइंट किया गया। आप जरा कायदे से इस पॉइंट को समझिएगा। ये कौन है, पहचान कौन, पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी के पास में अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री आ चुकी है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आ चुकी है। लेकिन इससे पहले यही मंत्रालय किसके पास में था, तुम्हारे आंगन की तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी जी के पास में। किसके पास में, स्मृति ईरानी जी के पास में मंत्रालय हुआ करता था। लेकिन अब ये मंत्रालय किसके पास में चला गया है, पीयूष गोयल जी के पास में मंत्रालय चला गया। अब इन्होंने कहा कि देखो यार कॉटन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर नहीं पाते। तो इसके लिए इन्होंने कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक नए चेयरपर्सन बैठाए हैं जिनका नाम क्या है, सुरेश भाई कोटक, इनको बैठाया गया। ठीक है, अब ये काम क्या करेंगे, ये डोमेस्टिक लेवल पर यानी कि अपने ही देश के अंदर जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, इस कॉटन के प्रोडक्शन को और ज्यादा कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कॉटन को हम लोग कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर इनकी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंडिया जो है अगर हम एक्सपोर्ट के सेक्टर में देखें तो 100 में से 23% है कॉटन जो इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। कुछ समय पहले की बात है 2020 की, जब स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी तो इन्होंने एक ब्रांड नेम लॉन्च किया था कॉटन के लिए। अगर आपको याद हो तो ये सवाल पेपर में पूछा भी गया था और वो जो ब्रांड नेम था कॉटन के लिए उसका नाम क्या था, कस्तूरी। इसका नाम क्या था, कस्तूरी। ये जो कस्तूरी है इसको लॉन्च किया गया था एज अ ब्रांड नेम फॉर द कॉटन। और अगर कॉटन डे आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो ये 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो ये तो बात हो गई कॉटन के बारे में। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है तो 2 स्टेट का नाम, एक तो है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र। गुजरात में भी कहां पे, सूरत के अंदर। सूरत जो है कौन सी नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इन केस अगर तुमसे सवाल ये पूछा जाए कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए कौन सी वाली सॉइल है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो वो हो जाएगी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू के क्षेत्र में इसको देखा जाता है, डेक्कन पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। किससे बनी होती है, बेसाल्ट की चट्टानों से। किससे बनी होती है, बेसाल्ट की चट्टानों से। ठीक है, इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलो अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे कुछ कमिटीज के बारे में। पहला है केलकर कमेटी।
किस चीज के लिए बनाई गई थी? टैक्स रिफॉर्म। अभी देखो, अभी एक मजेदार कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल बेचारा कितनी भी मीटिंग क्यों ना कर ले और कितने भी डिसीजंस क्यों ना ले ले, लेकिन अब वो बाइंडिंग नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म के लिए इसको बनाया गया। सरकारिया कमीशन, आप सभी लोग जानते हैं, सरकारिया हो या फिर पुच्ची कमीशन हो, दोनों की दोनों सेंटर और स्टेट रिलेशंस के लिए बनाई गई थी। अगला सुनिएगा, मलिगम कमेटी, इसको क्यों बनाया गया था? माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, माइक्रो फाइनेंस को बेहतर करने के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्या है? नरसिम्हन कमीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। किसके अंदर? बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए इसको बनाया गया था। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये पॉवर्टी के लिए बनाई गई। किसके लिए? पॉवर्टी के लिए इसको बनाया गया। अगला धारिया कमीशन या धारिया कमेटी, ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड आपने देखा होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये जो योजना है ये इसी कमीशन के अंदर लॉन्च की गई थी। अगला लोधा कमेटी, लोधा कमेटी का तो कहना था कि जो बेटिंग होती है, जो सट्टेबाजी होती है, उसे लीगल कर देना चाहिए आईपीएल या फिर क्रिकेट के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि ये जो कमेटी है ये बीसीसीआई के अंडर में बनाई गई थी। अगला पीएम शाह कमेटी, ये किस लिए बनाई गई? ब्लैक मनी के लिए। मतलब कि जितना भी ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ, कहां से आया, कहां को गया, उसकी पूरी की पूरी जांच करने के लिए इस कमेटी को, इस कमीशन को बनाया गया था, ब्लैक मनी के लिए, ठीक है। ये देखो कैसी लग रही है, सुहानी सी लग रही है ना। आ जाओ जरा इस मछली के बारे में कुछ बात कर लें और यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल, उनके बारे में बात करेंगे। सुनिएगा सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए इदामलायर डैम कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? इदामलायर डैम कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये केरला के अंदर लोकेटेड है। अब जरा बात करेंगे इस फिश के बारे में। सुनिएगा हुआ क्या है। ये जो मछली मैंने तुमको अभी दिखाई है, मछली जल की रानी है ना। तो ये जो फिश मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई है, इस फिश की अगर हम बात करें तो इस फिश को बोला जाता है बार्ब फिश। क्या बोला जाता है? बार्ब फिश इसको कहा जाता है। अच्छा, वो क्या रहा है? हो ये रहा है कि धीरे धीरे करके ये एक्सटेंट होती चली जा रही है, यानी कि ये खत्म होती चली जा रही है, विलुप्त होती चली जा रही है। तो यहाँ पर केरला का जो इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ पर क्या करता है, रिसर्च करने का काम करता है, इस इंस्टीट्यूट ने बोला है कि हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराएंगे। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराने से क्या हो जाएगा, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम एक बार फिर से इंक्रीज कर पाएंगे। इसके अंदर आपको दो तरीके की अलग अलग बार्ब फिश देखने को मिलती है। पहली है ऑलिव बार्ब, पहली क्या है? ऑलिव बार्ब, और जो दूसरी है वो है फिलामेंट बार्ब। आपके पेपर में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आपने ऑलिव बार्ब और फिलामेंट बार्ब जैसे शब्दों को सुना है, ये क्या चीज है? तो आप सिंपली आंसर कर लोगे, ये फिश है। ये क्या है? फिश है। कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केरला के अंदर। और केरला में भी ये कहाँ पे पाई जाती है? केरला में ये पाई जाती है इदामलाया डैम पे। कहाँ पर? इदामलाया डैम पे। और इसकी खास बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर फिश आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर ही आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, जो धीरे धीरे करके पॉपुलेशन कम हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट वगैरह चलाए तो हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल पा रहा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के साथ में इंडिया ने इस फिश की प्रजाति को या स्पीशी को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम चलाई थी, हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या था? हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट। इसको चलाया गया था, लेकिन इसके बाद में भी इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब क्या किया जाएगा, अब इनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी। और ये जो ब्रीडिंग कराई जाएगी, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाएगी। अच्छा ठीक है, अब इसी में एक तीसरा नाम भी आता है। दो तो मैंने आपको भी बताया, अब है तीसरा नाम। क्या नाम है? कुरुवा पराल। कुरुवा पराल वाली जो ये मछलियां हैं, ये तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। तो एक बार से इन सबको दोबारा से सोसाइटी के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेकर आने के लिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है वो कराई जाएगी। समझ गए? चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओए होए, देख रहे हो कैसन लग रहा है?
ये क्या है, ये आपके लंगूर की एक प्रजाति है। अभी कुछ समय पहले ये जो आप लंगूर देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में कोई लंगूर पाया गया था, तो जी हाँ, ये प्यारा सा लंगूर यहाँ पाया गया। ये कौन है, ये है गोल्डन लंगूर। ये कौन है, ये है गोल्डन लंगूर। और ये गोल्डन लंगूर सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है कहाँ पे, आसाम के अंदर। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, भूटान के अंदर भी आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट, ये क्या है, शिस्टूरा फिश। क्या है, शिस्टूरा फिश। कहाँ पे पाई गई, महाराष्ट्र के अंदर। अभी हाल ही में इसको देखा गया था और उसके बाद से सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई। अगला, ये एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत सा, या फूल देख सकते हो। इसका नाम क्या है, वाइल्ड सन रोज। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो फ्लावर, इसकी खास बात ये है कि इसकी जो ये पत्तियां होती है ना, ये जो लीव्स आप देख रहे हो, इन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स नहीं होते हैं, बहुत ही चिकनी टाइप की ये होती हैं। और ये कहाँ पे पाई गई थी, आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्टर्न घाट पे इसको पाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है, तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है वो है वेस्टर्न घाट्स। क्या है, वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, अवार्ड, उसके बाद में जीएसटी और उसके आखिरी में हम लोग स्पोर्ट्स की न्यूज को डिस्कस करेंगे। सुनिएगा यहाँ पे क्या है, ये कौन है, ये है कौन, अरे भैया चेयरपर्सन किसके, परिमल ग्रुप के। इनको मिला है एक अवार्ड। सुनिएगा, अजय परिमल जी को एक अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कौन है, अजय परिमल जी है। कौन, ये चेयरपर्सन है कौन सी कंपनी के, परिमल कंपनी के या फिर परिमल ग्रुप के ये चेयरपर्सन है। अब इनको ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड जो दिया गया है इसका नाम क्या है, इसका अगर हम नाम की बात करें, हाँ, बॉक्सिंग वाली तो न्यूज है आखिरी में। अरे भैया, हमारे देश के अंदर कीर्तिमान स्थापित हुआ है, वो न्यूज कैसे छोड़ सकते हैं। इंडिया में आज तक 4 ही नाम बॉक्सिंग के अंदर जाने जाते थे, 5वां नाम जुड़ गया है, बात करेंगे अभी। सुनिएगा, परिमल ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके चेयरपर्सन को अवार्ड दिया गया है कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ये अवार्ड इनको किसके द्वारा दिया गया है, क्वीन के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगर हमसे बात की जाए कि ये अवार्ड शुरू कब से होता है, तो 1917 से ये अवार्ड शुरू होता है। किंग जॉर्ज, या फिर आप सिंपली समझ लीजिएगा कि किंग जॉर्ज पंचम जो थे, यानी कि जो 5 नंबर के यहाँ पे किंग थे, उनके द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की जाती है। बट इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया, सिंपल है यार, कोई कंपनी है जिसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या होगा, ट्रेड अच्छा किया है। तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो इंडिया और यूके के बीच में बहुत बेहतर हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैंने आपको पढ़ाया था नाइटहुड अवार्ड, याद आ रहा है। ये अवार्ड दिया गया था 2 पर्सन को। पहले थे लुइस हैमिल्टन, दूसरा नाम किसका आएगा, क्लाइव लेयॉन। इन दोनों लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए अब जरा बात करेंगे यहाँ पर इंडिया के सबसे पहले लेमैन जिनको यहाँ पे सेंट की उपाधि दी गई, ये कौन है, पिल्लई जी हैं। और ये उपाधि इनको कहाँ पे दी गई, वेटिकन सिटी के अंदर उपाधि दी गई। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला सुनिएगा, अगला यहाँ पे है ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, यानी कि नर्सिंग के फील्ड में सबसे अच्छा काम करने के लिए अवार्ड दिया गया है एना डूबा को। किसको, एना डूबा को। और ये अवार्ड कहां पर आयोजित किए गए थे, दुबई के अंदर ये अवार्ड्स आयोजित किए गए थे। अगला सुनिएगा, अगला कौन सा है, टेम्पलेटन प्राइज। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला जो टेम्पलेटन प्राइज है ये किसको दिया गया था, मदर टेरेसा को। किसको, मदर टेरेसा को 1973 में। और ये अवार्ड शुरू कब से होता है, 1972 से। और अभी हाल ही में फ्रैंक विल्किंसर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से, ये आपके सामने ये अवार्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो बेटा पूछे ही जाएगा। अगला क्या है, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022। बीवी दोषी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है किसमें दिया जाता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। अभी हाल ही में पुलकित्जर अवार्ड मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि टोटल 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। और हमें दानिश सिद्दीकी का नाम याद रखना है, जर्नलिज्म के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलो भाई साहब, ये आ गई तुम्हारी फेवरेट वाली न्यूज। बहुत कायदे से सुनना, ठीक है, एक एक शब्द तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जीएसटी काउंसिल जब बैठक का आयोजन करती है तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जीएसटी काउंसिल के जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं, जीएसटी काउंसिल जो भी काम करने को कहती है, अब वो बाध्य नहीं होंगे राज्य सरकारों के ऊपर और केंद्र सरकारों के ऊपर। क्या कहना क्या है आपका इसके बारे में, बात समझिएगा कि अब ये बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और साथ ही साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सेंट्रल स्टेट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, तो इसकी कहानी कहां से शुरू हुई है, पहले हम जरा उसके बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है गुजरात। ओहो, हर कहानी यहीं से शुरू हो रही है आजकल, क्या कहते हो? गुजरात में 2017 में एक केस होता है और उस केस में कहा जाता है कि जो राज्य सरकार है वो खुद से डिसाइड करना चाहती है कि किसी भी सामान के ऊपर, किसी भी गुड या फिर किसी भी सर्विस के ऊपर कितना आईजीएसटी टैक्स लगेगा। गुजरात ने बोला कि ये हम डिसाइड करना चाहते हैं। आईजीएसटी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। गुजरात ने कहा ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि सामान हमारे यहाँ से जा रहा है या सामान हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो डिसाइड हम करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने उस टाइम पर कहा था कि जितना टैक्स डिसाइड किया गया है उतना ही टैक्स हर जगह पर क्या होगा? सेम होगा। और बोला गया कि 5% जो टैक्स है वो आपको आईजीएसटी के अंदर लगाना ही पड़ेगा। तो गुजरात ने बोला नहीं, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। तो 2017 से ही एक केस था जो यहाँ पे चलाया जा रहा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना जजमेंट सुनाया। सोचो 2017 से अब जाके जजमेंट यहाँ पर आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 19 मई 2022 को ये बोला गया कि भाई चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर जीएसटी काउंसिल अपनी तरफ से कोई भी बात कहती है, अगर जीएसटी काउंसिल अपनी तरफ से कोई भी जजमेंट देती है, तो इसको मानने के लिए ये दोनों ही लोग बाध्य नहीं है। इसको मानने के लिए ये दोनों लोग बाध्य नहीं है। ले अब क्या होगा यार, ये तो धोखा हो गया इनके साथ में। चलो अब अगला पॉइंट समझते हैं कि इन्होंने ऐसा बोला क्यों। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक फेडरल सिस्टम के ऊपर काम करता है, और हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। हमारे यहाँ पे क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ से आता है? नीति आयोग से आता है। तो बोला गया कि जब हर राज्य को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है, तो हम क्यों जबरदस्ती जीएसटी के टैक्सेस को राज्यों के ऊपर थोप रहे हैं? राज्य अपने हिसाब से देख लेगा ना कि उनको कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना है। तो बस यहीं पर इन्होंने ये जजमेंट अपना दे दिया। अब जरा बात हम करेंगे किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। सुनिएगा, जब भी जीएसटी शब्द आएगा ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो बिल है वो 2016 में आता है, उसके बाद में मार्च 2017 में इसको प्रस्तुत किया जाता है, और 1 जुलाई 2017 में इसको पूरे भारत पे लागू किया जाता है। सबसे पहले कहाँ पे? आसाम में ये लागू होता है। ये जो आप जीएसटी देख रहे हो, ये याद रखना कि इसके लिए जो बिल नंबर है वो बिल नंबर कौन सा था? 122 था। अगर आपसे संविधान संशोधन पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा? 101 हो जाएगा। जब इसको लॉन्च किया गया तो इसने कौन कौन से टैक्सेस को हटा दिया? तो इसने एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया, वैट को हटा दिया, और सर्विस टैक्सेस को हटा दिया। ये कुछ वो टैक्सेस हैं जिनको डायरेक्टली इसने रिप्लेस किया। जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको देखने को मिलता है। अब बात यहाँ पर ये आई कि ये सब चीजें तो हो गई, मुझे एक छोटा सा सवाल का आंसर कर दो कि वो कमिटी कौन सी थी, वो कमिटी कौन सी थी जिसने जीएसटी को इम्पोज करने के लिए कहा था? मुझे सिर्फ उस कमिटी का नाम बता दो, क्योंकि उस समय पे फाइनेंस कमिश्नर के रूप में वो काम कर रहे थे और उनके ही कहने पर जीएसटी को लाया गया था। फादर ऑफ जीएसटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। बट तुम लोग तो यार चीते हो, तुमको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, कहाँ रह गए? आंसर नहीं आया अभी तक। केलकर कमेटी पक्का? अच्छा, बड़े उस्ताद हो गए हो तुम लोग। ऑलराइट, ये हो गया यहाँ पे। अब एक और पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? भाई ये तो रह गया। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है, अभी हाल ही में दिल्ली में हुई थी, उससे पहले लखनऊ में हुई थी। तो जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो इसके अंदर कौन कौन होगा? पहले तो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, दूसरा हर स्टेट का जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी होगा,
और हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर बैठाया जाता है। तो 3 लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो मिला के क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा जीएसटी काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके रिकमेंडेशंस जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे। हर स्टेट अपने हिसाब से किसी भी चीज के ऊपर क्या कर सकती है, जीएसटी को डिसाइड करेगी। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल बाइंडिंग नहीं है। चलो तालियां कौन बजाएगा भाई, चलो ताली बजाओ। अगली न्यूज आपके स्पोर्ट्स के सेक्शन की है और मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, अपने यार दोस्तों सबको बता दीजिएगा कि कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे क्लास के एंड में जनवरी टू अप्रैल वाला सेक्शन। फटाफट से 10 मिनट में उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी विमेंस की, ध्यान से सुनना पूरी कहानी। कल शाम का हुआ होगा, करीबन 7 बजा होगा जब ये न्यूज मैंने पढ़ी थी। तो क्या हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था, किसमें, विमेंस की कैटेगरी में। और इसका आयोजन हो कहाँ रहा था, ओए होए, इस्तांबुल के अंदर। हयात तो याद है ना कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा था, इस्तांबुल के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था। इस्तांबुल जो है वो कौन सी कंट्री का पार्ट है, टर्की का पार्ट है। लेकिन इसकी लोकेशन आपको कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगी, तो वो कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा था तो 3 नाम निकल के आए यहाँ से। क्या है, 3 नाम। पहला नाम आया निखत जरीन, जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। और 2 अलग अलग नाम और आते हैं, मनीषा और परवीन। इन दोनों को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। क्या मिला था इन दोनों को, ब्रॉन्ज मेडल। किसको, मनीषा और परवीन। फाइन, कौन से वाले स्पोर्ट्स की बात हो रही है, बॉक्सिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो मनीषा है कितनी केजीज की कैटेगरी में, मनीषा जो है कितने केजीज, 57 केजीज कैटेगरी के अंदर। अगला यहाँ पे जो नाम आया है वो किसका नाम है, यहाँ पे परवीन का नाम है। परवीन कितने केजीज की कैटेगरी में, 63 केजीज की कैटेगरी में। और ये जो निखत है जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, अब जब क्वालिफाई कर ही लिया है तो अब आप जानते ही जानते हो कि क्वालिफाई होने के बाद में तो फिर तो इंडिया के पास में मेडल आना तो बनता ही बनता है ना। तो निखत जो है कितनी केजीज की कैटेगरी में, 52 केजीज की कैटेगरी में। ये फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी, शाम को 7 बजे की न्यूज है ये। लेकिन उसके बाद में रात होते होते आपके सामने न्यूज आती हुई कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एक और नाम आपके सामने आ गया है और वो नाम है निखत का, क्योंकि इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और इन्होंने इस जीत को दर्ज किया है, जिसके बाद में मैरी कॉम ने भी इनको कांग्रेचुलेशंस बोला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा, अब मैरी कॉम ने अगर इनको कांग्रेचुलेशंस कहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैरी कॉम ने कांग्रेचुलेशन, समझ रहे हो। चलिए, 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी जिनका नाम क्या है, मैरी कॉम। और जो ये निखत है, इन्होंने 2019 में जब एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहां पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जल्दी से बताना लवलीना के बारे में। लवलीना जो है ये आसाम से बिलोंग करती हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कौन सा वाला मेडल जीता था, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ फटाफट से। अच्छा, अब अभी तक के अगर हम इतिहास में देखें तो काफी सारे नाम तो है, लेकिन हमारे काम के जो नाम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 नाम नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर 5वां नाम जो है वो जुड़ चुका है और वो नाम किसका है, निखत का है। तो यहाँ पर मैरी कॉम सबसे ऊपर आपको नजर आ रही है, उसके बाद में लेखा, जेनी और सरिता। आंसर कहाँ रह गया भैया, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर ब्रॉन्ज, सिल्वर ब्रॉन्ज। कंफ्यूज्ड कैसे काम कर रहे हो, सिल्वर की ब्रॉन्ज एक बार डिसाइड करो, 4 बार नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो लवलीना है, इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर एक बार फिर से इंडिया का परचम लहराया था। आसाम से ये बिलोंग करती हैं और इनको आसाम में डीएसपी की पोस्ट पे भी बैठाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिमा दास को। मैरी कॉम की बात करोगे तो मैरी कॉम जो है वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं और इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में तो इनको मेडल नहीं मिल पाया। लेकिन जब हम 2012 की बात करेंगे ओलंपिक्स की मैरी कॉम के बारे में, तो यहाँ पर मैरी कॉम ने मेडल जीता था और उस समय पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था, ठीक है। 100% ब्रॉन्ज, बिल्कुल सही बात है, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर आएगा लवलीना के भी नाम पर, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर या इंडिया में, हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो बॉक्सिंग फेडरेशन है इसको कब बनाया गया, तो 1949 में इसको स्थापित किया जाता है। तो यहां से हमारे काम के तीनों नाम हैं, मनीषा, परवीन और निखत।
तीनों के ही नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, तो तालियों के साथ में इनका स्वागत नहीं करोगे? हैं, ऐसे ही चलोगे? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड, एग्जैक्टली। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि आपने हर एक पॉइंट को नोट डाउन किया होगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कल से क्लास में थोड़ा समय पर आइएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कल से क्या चेंजेस होंगे। अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? 11:30 बजे। कल के क्लास के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स रिवीजन मार्क कर आइएगा। कल के क्लास के आखिरी में यही हम करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पेड बैचेस हैं, इसका ये जो ऑफर चल रहा था ये कल खत्म हो गया। 20% हाइक, 20% जो कम होना था अमाउंट वो वाला, अब इसके जो प्राइजेस हैं वो हाइक किसी भी दिन हो सकते हैं। आपका नया बैच जो है पेड वो 25 मई से स्टार्ट होगा जीके जीएस का। तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है पेड बैचेस को, जहां पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये मिस हो गया है तो 25 से नया बैच लॉन्च होगा। जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है जहां पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज का डाउट का भी सेक्शन है जहां पे आप अपने सवाल को स्क्रीनशॉट के द्वारा पूछ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन कोड क्या रहेगा? प्रति 10 विल बी द कोड, ठीक है। इसको यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। आज रात में 8 बजे भी आपके लिए जो सेशन है वो रहेगा, तो एक बार से टेलीग्राम जरूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। फाइन, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे कितने बजे? अब आपसे मुलाकात करेंगे 11:30 बजे और यहाँ अनअकैडमी क्लास में समय पर आइएगा क्योंकि वहां पे अरिहंत की जीके आपको पढ़ाई जा रही है। कल का होमवर्क बता दिया है, सारा का सारा रिवीजन मार के आना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्लास को करने का, ठीक है। चलिए, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।